हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में हमने ज्योग्राफी की सबसे पहले 9th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू किया, जिसमें हम पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था भारत की स्थिति और आकार के बारे में, और दूसरे चैप्टर हमने उसके भौतिक स्वरूप को, यानी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और उसके विभिन्न विभिन्न भागों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे हमने उसमें पढ़ा उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीप भारत और हिमालय हमने उसमें पढ़ा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमें अपवाह तंत्र पढ़ना है। ठीक है, तो जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है अपवाह। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। देखिए इस चैप्टर में क्या लिखा है। अपवाह शब्द एक, देखो सबसे पहले तो कुछ बातें इसमें समझ लेते हैं। अपवाह, ठीक है, तो अपवाह में हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या लिखा है इसमें? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक क्षेत्र के, भारत के भौतिक मानचित्र को इसमें आपको देखना है कि कहाँ कौन सी नदियां बह रही हैं। देखो इसमें क्या कहता है कि आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र को जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। मान देखो अगर इस मानचित्र को देखें तो इसमें पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि, 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखो सब इसमें दो शब्द आए, कौन कौन से? अपवाह तंत्र और अपवाह द्रोणी, और तीसरा कौन सा आया? जल विभाजक। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो अपवाह। अपवाह में हमने कौन कौन सी 3 चीजें पढ़ी? एक हो गया अपवाह तंत्र, दूसरा अपवाह द्रोणी, और तीसरा जल विभाजक। तीनों में क्या अंतर है? इस मानचित्र को थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे। देखिए, हाँ, सबसे पहले तो अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र, हम अपवाह तंत्र जैसे कोई नदी गई हुई है, मान लीजिए एक कोई नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ठीक है, इसमें कई नदियां आके अलग अलग क्षेत्रों से मिल जाती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? सहायक नदी। तो ये हो गई मुख्य नदी, और ये हो गई हमारी सहायक नदी। ठीक है, ऐसा ही ये, ऐसा ही हमारी ये भी हुई है ना। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। अब हम अगर एक स्पेसिफिक नदी की बात करेंगे, ठीक है, मान लीजिए गंगा नदी है, उस तंत्र को हम बोलेंगे मतलब कि गंगा नदी द्रोणी, यानी कि अपवाह द्रोणी। ठीक है, तो अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी समझ गए। अब जैसे एक
अपवाद द्रोणी ये हो गई, एक ये हो गई। अगर कोई ऊंचा पर्वत या पठार या कोई ऐसी उच्च भूमि इन दोनों नदियों को अलग कर रही है तो उस बीच के भाग को क्या कह देंगे, जल विभाजक। ये दोनों नदी का विभाजन कर रहा है ना, तो इसे हमने बोल दिया जल विभाजक। ठीक है, इतना आया समझ में। अब भारत में अपवाद तंत्रों के बारे में हमें देखना है। ठीक है, भारत में अपवाद तंत्रों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये तीन चीजें हमने पढ़ ली, अपवाद तंत्र, अपवाद द्रोणी और जल विभाजक। ठीक है, अब देखिए हमें अपवाद तंत्र पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो हम अपवाद तंत्र के प्रतिरूप को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिरूप कि नदियों के अलग अलग प्रतिरूप कौन से। ठीक है, दूसरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे, नदियों को हमने दो भागों में विभाजित करके पढ़ना है। कैसे, एक हिमालयी नदी, हिमालयी नदी तंत्र मतलब जो हिमालय में बहने वाली नदियां हैं, दूसरा प्रायद्वीप नदियां। ठीक है, प्रायद्वीप नदी, हिमालय नदी में हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे, सिंधु नदी को पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके अलावा हम यमुना नदी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, यमुना नदी तंत्र। ऐसे ही प्रायद्वीप नदी तंत्र में हमें पढ़ना है गोदावरी को, गोदावरी, महानदी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इतनी हमको जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो हमें देखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। भारत के अपवाद तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, हमारी नदियों का नियंत्रण भौगोलिक आकृतियां जो होती हैं उनके द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में हम विभाजित करके पढ़ते हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियां एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं, सतत नदियां होती हैं, सतत वाहिनी नदियां होती हैं, जिन पर वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि हिमनद पिघलते रहते हैं आदि, जिस कारण से इनमें सतत पर मतलब वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। देखो, एक तो हिमालय नदियां जो होती हैं उन्हें एक तो वर्षा के द्वारा जल प्राप्त होता है, दूसरा उन्हें जो हिमनद हमारे पिघलते रहते हैं ना उनके द्वारा भी हमें जल प्राप्त होता रहता है। अब हिमालय की दो मुख्य नदियां जो हैं वो हैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब ये हो गई, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों अब जो हमारे जल के द्वारा विभिन्न विभिन्न भू स्थलाकृतियां बनी है वो हम आगे देखेंगे। उन्हीं में से एक क्या है, गार्ज। ठीक है, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ठीक, आगे पढ़ो, क्या लिखा है। क्या लिखा है, एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्था सेल संरचना पर आधारित है। अब देखो, ये अपवाय प्रतिरूप देखने में एक एक करके हम इन्हें पढ़ लेते हैं पहले। क्या, प्रतिरूप। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे, कुछ इस किताब में मैं जितना ये जो अपवाद तंत्र हम पढ़ रहे हैं ये हर क्लास में सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 9th क्लास में कुछ और 11th में कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो वृक्षाकार प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप में क्या है, कोई भी नदी इस तरह से निकल रही है। मान लीजिए कोई भी नदी
मान लीजिए कोई भी नदी पर्वत से ही निकली, ठीक है। अब ये इसकी सहायक नदियां हैं जो विभिन्न विभिन्न जगहों से इसमें आके मिलती हैं। अब इन सहायक नदियों में भी कुछ नदियां इस तरह से मिली आकर मिलती हैं, इस तरह से विभिन्न सहायक नदियां आके इन सहायक नदियों में मिल जाती हैं। तो आपको ये किस तरह का दिख रहा है? ऐसा नहीं लग रहा जैसे वृक्ष हो? ये एक पेड़ की तरह दिखाई देगा। अब इसी को बोलते हैं हम वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा प्रतिरूप है? जालीनुमा, जालीनुमा प्रतिरूप, प्रतिरूप, ठीक है। जालीनुमा प्रतिरूप में क्या है? जैसे ये मान लीजिए कोई नदी निकल रही है, इसमें जो सहायक नदियां आगे मिलेंगी वो इस तरीके से 90 अंश के, यानी कि एक 90 अंश का कोण बनाते हुए इसमें मिल रही हैं, ठीक है। समानांतर इस तरीके से इसकी भी सहायक नदियां इस तरह से मिल रही हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा जैसे एक जाली सी बन रही हो, लग रहा है ना? लग रहा है ना? देखिए कैसा दिख रहा है, जैसे एक जाली टाइप की बन रही है। तो ये हो गई हमारी जालीनुमा प्रतिरूप, वृक्षाकार, जालीनुमा। और अब तीसरा है अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय प्रतिरूप। और चौथा है अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। देखिए अब जैसे कोई ये कोई ऊंचा स्थलाकृति है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे मान लीजिए कोई झील है या नहर है, ऊंचाई पर पर्वत के ऊपर हो गया, कोई ऊंचा भूखंड है उसके ऊपर हो गया। अब जो यहाँ से इस इधर से सारी नदियां निकलेंगी, ठीक है, इस तरह से ये नदियां निकल रही हैं बाहर की तरफ, ठीक है। ये कोई बड़ा जलाशय है, उधर से बाहर की तरफ नदियां निकल रही हैं। ये क्या हो गया? अपकेंद्रीय प्रतिरूप। इसी तरह से विभिन्न जगहों से नदियां आकर इस जलाशय में आकर मिल जाएं अगर, तो ये हो जाएंगी अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, ठीक है। ये देखा आपने। आगे देखो, और चौथा हम पढ़ेंगे या पांचवा? हाँ, चार पढ़ लिए, ये हमारा पांचवा है, ठीक है। कौन सा है? अरीय, अरीय प्रतिरूप। ये मैंने, ये ऊंचाई पर नहीं होगा, ये तो एक कोई जलाशय है मान लीजिए, जिस तरह से मैंने ये बताया, एक जलाशय है, उसमें कई नदियां बाहर से आके और जलाशय में मिलती हैं। ऐसे ही अगर जलाशय से विभिन्न विभिन्न नदियां निकल कर कहीं और जाएं, तो ये हो गया हमारा अपकेंद्रीय प्रतिरूप, ठीक है। अब अरीय प्रतिरूप ऐसा ही है, मान लीजिए कोई ऊंचाई, ऊंचा भूखंड है, ये कोई हमारा ऊंचा भूखंड हो गया, ठीक है। यहाँ कोई जलाशय, इधर से निकलकर नदियां अगर नीचे की तरफ बह रही हैं, ठीक है, नीचे की तरफ बह रही हैं, तो ये हमारा है अरीय प्रतिरूप, ठीक है। ये हमारा क्या है? अरीय प्रतिरूप। ये दिख रहा है अरीय अपवाह। ये ऊंचा कोई भूखंड है, ये शिखर हो गया, शिखर से नीचे की तरफ नदियां निकल रही हैं, दिख रही हैं, दिख रही है ना? ये है हमारा अरीय प्रतिरूप, ठीक है। अब हमने देखिए वृक्षाकार पढ़ लिया, उसके अलावा हमने जालीनुमा भी देखा, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय और अरीय प्रतिरूप भी देख लिया। अब तो कोई बचा नहीं। ऐसे ही आयताकार प्रतिरूप भी है, देखिए जैसे समांतर जालीनुमा प्रतिरूप होता है ना, वैसे ही आयताकार प्रतिरूप भी होता है। अब देखो,
यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। इन्हीं ये जो हमारे नदी से अपवाह के जो प्रतिरूप होते हैं ना, अलग अलग नदी अलग अलग तरह से दिखाई देती है, तो ये इस यहाँ पे वही बताया गया है। यही यहाँ पे क्या लिखा है, एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्था सेल संरचना पर ये आधारित होती हैं। ये कौन कौन सी हो सकती है? द्रुमाकृतिक, ये देखो वृक्षाकार तरीका होता है ना, ये जालीनुमा, आयताकार, अरीय, ये सब। अब यहाँ पे बताया कौन सा कब बनता है, जैसे कि ये द्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। मतलब जिस तरफ ढाल होगी ना, ये उस तरफ ही बह रही हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होते हैं। इसी को वृक्षाकार भी कहते हैं ना, वृक्षाकार। एक नदी की ढाल के अकॉर्डिंग ये नदियां बह रही हैं। इसमें विभिन्न विभिन्न नदियां आके इस नदी में मिल जा रही हैं। तो ये कौन, और ये किस तरह का दिखाई देता है देखने पर? ये देखने पर दिखाई देता है वृक्षाकार की तरह, मतलब एक वृक्ष के आकार की तरह ये दिखाई पड़ता है। ये देखो, मान लीजिए नदी की ढाल इस तरफ है, नीचे की तरफ ये ढाल इस तरह से है, और इसमें ये नदियां आके मिल रही हैं। ठीक है, इतना है समझ में। अब जब सहायक नदियां मुख्य नदी को समकोण पर काटती हैं, मतलब 90 डिग्री पर काटती हैं, तब कैसा होता है? जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। कहाँ विकसित होता है ये जालीनुमा? जहां कठोर और समानांतर चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखो, आयताकार अपवाह प्रतिरूप, ये रहा आयताकार, प्रबल संधित शैलीय भूभाग पर विकसित है। अरीय प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुम्मद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। ये कोई एक गुम्मद जैसी संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ से विभिन्न विभिन्न धाराएं अपना नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये हो गया हमारा अरीय अपवाह तंत्र या अरीय अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, ये प्रतिरूप एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है। आगे बढ़ना है। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है। में आगे लिखा है, ये अपने मार्ग के ऊपरी मार्ग में तीव्र अपरदन किया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू, मतलब इन्हें अवसाद बोल सकते हैं, ये भारी मात्रा में अपने साथ लेकर चलती हैं ऊपरी मार्ग से, और मध्य एवं निचले भागों में ये इनको अवसादों को इकट्ठा करती जाती हैं और विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ स्थलाकृतियों के बारे में बताऊं, तो मान लीजिए कोई एक नदी ये ऊपर से बहती हुई आ रही है। ठीक है, ये आ रही है इस तरीके से बहती हुई, देख रहे हैं आप? ठीक है, ये देख रहे हो, ये डेल्टा बन रहा है, यहाँ डेल्टा का निर्माण कर रही है। ये जितने अपने साथ अवसाद इकट्ठा करके लाई थी, जितना इसके पास रह गया उसने सबसे लास्ट में यहाँ पे इकट्ठा कर दिए और आगे बढ़ गई, आगे जाके समुद्र से मिल गई। अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब ये नदी बहती जाती है। जब इस तरह से यू आकार की आकृति ये बनाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? विसर्प। ठीक है, ऐसे ही जब ये यू आकृति नदी से अलग हो जाती है, एक समय के बाद ये नदी से अलग हो जाती है, अब ये नदी में नहीं है, ये नदी से अलग हो चुकी है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम? गोखुर झील। ठीक है, ये हमारा गोखुर का निर्माण करती है, गोखुर झील। ये स्थलाकृतियां नहीं है, सॉरी, ये तो नदी का ही एक, नदी अपने द्वारा विभिन्न विभिन्न अलग नदियों का, या जैसे विसर्प, ये नदी की ही आकृतियां हैं, और उसने आगे जाके फिर ये गोखुर झील का निर्माण किया। फिर हो गया निचला भाग। इसको एक बार और समझाऊं अगर मैं बना के, तो देखो, जब कोई नदी इस तरह से चल रही है, ठीक है, तो ये यू आकार की आकृति बनाते हुए चल रही है। ठीक है, तो जो ये यू आकार है इसको हमने बोल दिया विसर्प।
आगे जाके मतलब कि धीरे 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 जब ये निरंतर बहती रहती है तो ये यू आकार जो होता है ये इस नदी से अलग हो जाता है और अलग होके ये गोखुर झील का निर्माण करता है। गोखुर झील का निर्माण करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, अन्य निक्षेपण आकृतियों का भी निर्माण करती है। यह विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण, ये आगे जाके जब अवसाद इकट्ठा कर देती है तो इसने डेल्टा का निर्माण भी कर दिया। अधिकतर प्रायद्वीप नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है। देखो हिमालय की नदियां सतत वाहिनी होती हैं, मौसमी भी होती हैं और उन्हें जल हिमनदों से भी प्राप्त होता रहता है। लेकिन जो हमारी प्रायद्वीप नदियां होती हैं वो विशेषकर हमारा वर्षा पे डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, किस पे, वर्षा पे। अब शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम और छिछली होती है। फिर भी इनसे कुछ केंद्रीय उच्च भूमि, इनमें से कुछ जो होती हैं वो केंद्रीय उच्च भूमि से निकली होती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, अधिकतर जो नदियां होती हैं वो हमारी कहाँ बहती हैं, पूर्वी की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती नदी हो गई। ठीक है, अब क्या आप इस प्रकार की दो नदियों की पहचान कर सकते हैं? तो मैंने कौन सी बताई, नर्मदा और तापी। अब प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की तरफ जाकर बह जाती हैं, क्योंकि हमारा जो ढाल है ना भारत की वो पूर्व की तरफ है, इसलिए हिमालय की जो अधिकतर नदियां होती हैं ना प्रायद्वीप भारत की, वो बंगाल की खाड़ी में जाके ही गिरती हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। ठीक है, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं और अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसके सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र, अपने तरीके से पढ़ेंगे। क्या, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, देखिए ये है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, बगैर मैप के पढ़ेंगे अभी, सिर्फ ये बताने के लिए कि इसमें कौन सी नदी कहाँ से मिल रही है। अब ये हमारी रही सिंधु नदी जो कि निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील तिब्बत से ये निकलती है। ये हमारी आगे आकर लद्दाख के पास, कहाँ पे, लद्दाख के पास भारत में प्रवेश करती है। इसके आगे भारत में ये प्रवेश करती है, दम चौक, लद्दाख दम चौक। ठीक है, अब इसमें भी हमारी कुछ सहायक नदियां प्रवेश कर रही हैं दाहिने साइड से। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले इसमें आके मिली हमारी श्योक नदी और नुब्रा नदी। श्योक नदी और नुब्रा नदी। ठीक है, उसके बाद फिर एक नदी आई इसमें, सिगार नदी। कौन सी, सिगार नदी। उसके बाद इसमें आई हुंजा नदी। कौन सी, हुंजा नदी। मैप आप भी सब लोग बना लेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर आई इसमें गिलगित नदी, गिलगित नदी। और लास्ट में इसमें आके मिली हमारी काबुल नदी, काबुल नदी। ये जो मेन नदी है ना, ये है हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी। और ये गिरती कहाँ पे है जाके, ये गिरती है हमारी अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में जाके ये गिरती है। ठीक है, अब यहाँ पे बाएं साइड से इसमें मिली कौन सी, सबसे पहले इसमें आके मिली ये हमारी झेलम नदी। ठीक है, कौन सी मिली, झेलम। झेलम नदी जो है हमारी, इधर लिख देती हूँ मैं इसका नाम,
झेलम। झेलम नदी जो है हमारी कहाँ से निकल रही है? ये निकलती है, ये निकलती है हमारी वेरीनाग झील से। वेरीनाग या इसको बोलते हैं शेषनाग भी इसे बोलते हैं। अब झेलम नदी में दो यहाँ पे झेलम नदी के पास यहीं पे आगे वुलर झील भी है, जो इसी नदी के द्वारा, वुलर झील। झेलम नदी की एक सहायक नदी है, कौन कौन सी है? किशन गंगा। किशन गंगा, ठीक है। झेलम नदी हो गई। इसके बाद इसमें आके मिली कौन सी नदी? ये है चेनाब। ये जो चेनाब नदी है, ये दो नदियों में यहाँ पे विभाजित होती है, और ये है हमारा दर्रा, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा के पास, ये बारालाचा दर्रा के पास ये चंद्रा नदी और भागा नदी, दो नदियां हैं ये हो गई हमारी चेनाब नदी। इसके बाद पे आके मिलती है हमारी रावी नदी। कौन सी? रावी नदी। अब ये हमारी रावी नदी है, ये कहाँ से निकली है? ये रोहतांग दर्रे के पास से निकली है, रोहतांग दर्रा। इसके बाद इस नदी में कौन सी नदी आके मिल गई हमारी? इसके बाद इस नदी में हमारी आके मिल गई सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी। सतलज नदी जो हमारी वो निकलती है राकस ताल से, राकस ताल, राकस ताल झील से। इसकी एक सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी, ठीक है, व्यास नदी। अब ये व्यास नदी कहाँ से निकली है? व्यास कुंड से। कहाँ से? व्यास कुंड से। तो देखो यही है, ठीक है। अब जहाँ पे ये सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज नदियाँ आके मिलती हैं, इसको हम बोल देते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं पंचनाग। क्या बोलते हैं? पंचनाग, ठीक है। ये मेथान को के पास कराची में कराची में ये पांचों नदियां मिलती हैं। देखो यही है हमारा सिंधु तंत्र। इसको मैप से देखेंगे हम एक बार। देखो ये दिख रही है, ये है हमारी सिंधु नदी, ठीक है। इसमें आके हमारी मिली झेलम नदी, ठीक है। फिर हमारी इसमें मिल रही है रावी नदी, के बाद ये मिल रही है हमारी सतलुज नदी, ठीक है। सॉरी, ये है सतलुज नदी, ये तो झेलम नदी है, फिर चेनाब नदी, फिर रावी नदी और फिर सतलुज नदी। देखो यहाँ पे खत्म होता है हमारा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को थोड़ा सा पढ़ेंगे अब इसमें। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से ये भारत में प्रवेश करती है। जो मैंने आपको बताया ना कि कहाँ से प्रवेश करती है, ये कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? लद्दाख से प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ लिखा है इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में आकर मिलती हैं, ठीक है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र के बाहर से निकलती है, ठीक है। इस सब मैंने आपको अभी इस तंत्र में समझा दिया है। अब आगे क्या लिखा है? सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम पंचनाग। अभी मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान की ढाल बहुत धीमी है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है।
2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, यहां से हमारे ये पूरा होता है सिंधु नदी। एक दो लाइनें और इसमें लिखी हैं, वो पढ़ो। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। कितना? केवल 20%। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब आगे हमें पढ़ना है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, कौन सा तंत्र पढ़ेंगे? गंगा नदी। इसे भी हम मैप से ही पढ़ेंगे। देखो, गंगा नदी तंत्र। देखिए, सबसे पहले एक नदी निकली। सबसे पहले एक नदी पढ़ेंगे। कौन सी नदी है ये? अलकनंदा। कौन सी नदी है ये? अलकनंदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसी नदी से सारी नदियां पढ़ लेंगे हम। ये अलकनंदा कहाँ से निकली है? सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर या संतोपंथ ग्लेशियर, ग्लेशियर से ये निकली। ठीक है, अब ये अलकनंदा में एक नदी आके यहाँ से, ये हो गई अलकनंदा। अब इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे हम। कौन सी? यहाँ से आई सबसे पहले धौली गंगा। कौन सी आई? धौली गंगा। अब ये धौली गंगा जहां पे आकर मिली, इसे हमने क्या बोला? विष्णु प्रयाग। बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एक मेन नदी है अलकनंदा, जो कि हमारी निकली सतोपथ ग्लेशियर से। ठीक है, इसमें एक सहायक नदी आके इसके यहाँ पर मिली। जहां पे ये मिली उसे हमने नाम दिया विष्णु प्रयाग। ये बहुत पूछता है, यूपी पीसीएस में तो बहुत पूछता है ये इधर से क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इसमें एक नदी आके और मिली। के बाद एक नदी और आई, इसमें मिली। कौन सी नदी है? ये नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी। अब ये नंदाकिनी आके जहां पर मिली अलकनंदा से, उस जगह को हमने बोला नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक है, अब एक नदी और आई। इस नदी को हमने क्या बोला? पिंडार गंगा। पिंडार गंगा। अब ये पिंडार गंगा जहां पे आके अलकनंदा से मिली, उस जगह को हमने नाम दिया कर्ण प्रयाग। ठीक है, क्या नाम दिया हमने उसको? कर्ण प्रयाग। इसके बाद अब नदी हमारी इधर से आई। ठीक है, अब ये नदी हमारी जो आ रही है, ये नदी जो हमारी आ रही है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है इस नदी का? मंदाकिनी। अब ये मंदाकिनी नदी कहाँ से आ रही है? ये आ रही है हमारी केदारनाथ से। कहाँ से आ रही है? केदारनाथ से। ठीक है, अब ये मंदाकिनी आके अलकनंदा से जिस स्थान पर मिली, उस स्थान को हमने नाम दिया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसके बाद भागीरथी का आपने नाम बहुत सुना होगा। ये भागीरथी आई हमारी गोमुख से। कहाँ से आई? गोमुख से। अब जिस क्षेत्र में आके ये अलकनंदा से मिली,
उसे हमने बोला देवप्रयाग। क्या बोला? देवप्रयाग। ठीक है। अब ये जो भागीरथी नदी है, ये जो भागीरथी नदी है, ये हमारी गोमुख से निकली, गोमुख से इसका उद्गम हुआ और ये देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिली। अब अलकनंदा से मिलने के बाद ये नदी जब आगे बढ़ी, तब इसको हमने नाम दिया, ये स्थान कौन सा है? देवप्रयाग, प्रयागराज के पास, प्रयागराज के पास। इधर से आगे चलने के बाद, अभी तक ये अलकनंदा थी, अब भागीरथी के आने से ये नदी हमारी कौन सी नदी बन गई? गंगा। अब हमने इसको नाम दिया गंगा नदी। ठीक है। ये गंगा नदी आगे जाकर पश्चिम बंगाल से होते हुए, ये बांग्लादेश से होते हुए ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसमें, अब गंगा की सहायक नदी, अभी तक हम अलकनंदा की सहायक नदियां देख रहे थे, अब हमें देखना है, इसे हम क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। कौन सी नदी, कौन सी नदी अलकनंदा पर किस स्थान पर मिल रही है और कौन से प्रयाग का निर्माण कर रही है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब पढ़ेंगे गंगा नदी में कौन सी आके मिल रही है नदियां। देखो, सबसे पहले इसमें आके मिली रामगंगा। कौन सी नदी? रामगंगा। ठीक है। उसके बाद इसमें आके मिली गोमती नदी। गोमती नदी का नाम तो सुना होगा, गोमती नदी। फिर इसमें आई ये गोमती नदी गाजीपुर के पास हमारी, गाजीपुर के पास हमारी गंगा नदी से मिल गई। ठीक है। इसके बाद ये नदी आई, कौन सी नदी है ये? घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा या घग्गर नदी। ठीक है। इसमें एक नदी आई है करनाली, करनाली नदी। अब ये तिब्बत के पास से निकल रही है, ये घाघरा नदी जो है नेपाल के पास से ये तिब्बत से होती हुई आ रही है। ठीक है। इसमें जो पहली सहायक नदी है इसकी है वो है करनाली, दूसरी है सेती नदी या सती नदी का नाम आपने सुना हो वो, इसके बाद बेरी नदी। ठीक है, ये हो गई घाघरा। उसके बाद गंडक नदी। ठीक है, ये आई इसमें गंडक नदी। ठीक है। उसके बाद इसमें आके मिलती है सप्तकोसी नदी। सप्तकोसी, कौन सी नदी? सप्तकोसी। गंडक नदी को बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं इसे। ठीक है। अब सप्तकोसी नदी की भी 3 सहायक नदियां, कौन कौन सी? पहली है सुनकोसी। कौन सी? सुनकोसी। उसके बाद अरुणकोसी, अरुणकोसी, और फिर है अमरकोसी या समरकोसी। ठीक है। देखो, ये हो गई आके। अब इसमें एक आके मिलती है महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। ठीक है। अब इधर से भी इसमें कुछ नदियां मिल रही हैं। पटना के पास मिली हमारी, पटना के पास, पटना, पटना के पास हमारी मिली यहाँ पे सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। पहले तो इसमें मिली रामगंगा के बाद कर्मनासा, कर्मनासा, जो इस नदी के दाहिने से मिल रही है। ये सब बाएं हाथ से मिल रही है, ये दाएं, कर्मनासा। फिर सोन नदी, सोन नदी की भी 2 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई रिहंद नदी, दूसरी है कोयल नदी। फिर इसमें एक नदी आके मिलती है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। ठीक है। ये है हमारा पूरा गंगा नदी तंत्र। इसकी 3 से 4 बार, 5 से 6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा रट जाएगा। ठीक है। थोड़ा बुक से इसको पढ़ो। क्या लिखा है? गंगा की लंबाई, अरे यार एक सेकेंड, ये है गंगा नदी। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी,
गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देखो अलकनंदा जो ये अलकनंदा नदी है ना, मैंने बताया आपको, जब ये अलकनंदा से भागीरथी आके मिलती है उसके आगे से हम इसको बोल देते हैं गंगा। तो पहले ये पहाड़ों की तरफ पर्वतीय भाग में बह रही थी, अब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो जब ये मैदानी भाग में बहती है तब हम इसे बोलते हैं गंगा नदी। अब हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, कौन कौन सी? यमुना, घाघरा, ये घाघरा नदी भी हमारी हिमालयी नदी है, गंडक, कोसी, सब ये हिमालय नदी है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकली है। यह गंगा के दाहिनी किनारे से के समानांतर, देखो मैंने कौन सी बताई आपको, ये गंगा नदी तो बताई, इसी के समानांतर यहाँ से यमुनोत्री से, अभी मैं यमुना नदी का तंत्र भी पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी देखो ये निकली हमारी यमुना नदी, ये मिल जाती है हमारी, सॉरी ये कहाँ, ये तो उत्तराखंड है ना, देवप्रयाग, ये जहाँ पे मिलती है ना हमारी यमुना नदी, ये मिलती है प्रयागराज में। कहाँ मिलती है ये? प्रयागराज में। ये है हमारी यमुना नदी। ये गंगा नदी के मतलब अलकनंदा के समानांतर बहती है पर्वतीय भाग में। अब ये निकली कहाँ से? ये निकली हमारी बंदर पूंछ। कहाँ से निकली है? बंदर पूंछ, उत्तराखंड से निकली है ये, उत्तराखंड से ये हमारी निकलती है। क्या बोलते हैं इसको? यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से है? यमुनोत्री से। आगे क्या कह रहा है? देखो आगे इसमें क्या कह रहा है, तथा इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। अब घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान में कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जिससे बड़े पैमाने पर जान मान का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ भी प्रदान करती हैं, कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। अब देखो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा एवं सोन है। ये प्रायद्वीप उच्च भारत से आ रही हैं, जो मैंने बताया ना, जो दाहिनी साइड से आ रही हैं। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा और सोन। ये जो है ना, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अब ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से भी निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। अब बाएं तथा दाहिने किनारे से सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। कहाँ तक? पश्चिम बंगाल के फरक्का तक ही बहती है। अब यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, यहाँ यह नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब आगे कह रहा है मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र से आके मिल जाती है। ये आगे जाके जो गंगा नदी है ये दो भागों में विभाजित होती है। एक जो है वो दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए गंगा नदी से मिल जाती है, जिसकी मेन जो इसकी धारा है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आगे जाके, अब अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, क्या समझ में आया? ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब वहां पे ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब ये इनके जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है उसके आगे बहने वाली जो नदी है उसे हम मेघना नदी का नाम देंगे और फिर ये दोनों नदी जाके समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, अब इन नदियों से जो जिस डेल्टा का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है? आगे लिखा है गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से भी, अरे यार एक सेकेंड,
गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जो अंबाला नगर है ना, वो सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक बताया था ना आपको, जो दो नदियों के बीच में जो नदियों को जो विभाजन का काम करता है, एक उच्च भूखंड होता है, उसे जल विभाजक कहते हैं। ठीक है। अंबाला से सुंदर वन तक का मैदान की लंबाई कितनी है? लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प भी बन जाते हैं। विसर्प मैंने बताया था ना, ये इस तरह से, मतलब अब ये नदी इस तरह से बह रही, बड़े बड़े विसर्प बनाकर। ठीक है। अब मैं आपको आज ही की क्लास में बताऊंगी यमुना नदी का, जो कि अलग से तो इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र। देखो, अब ये यमुना नदी है, यमुना नदी है। ठीक है। ये कहाँ से निकली? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ, बंदरपूछ उत्तराखंड से ये निकल रही है। ठीक है। और इसी के समानांतर यहाँ पे बह रही है गंगा नदी। ठीक है। ये गंगा नदी यहाँ पे इससे प्रयागराज में मिल जाती है, प्रयागराज में ये मिल जाती है। ठीक है। इतना तो देख लिया है आपने। अब यहीं पे इस नदी पे आके मिलती है यहाँ से एक नदी, जिसे हम कहते हैं टोंस नदी। ठीक है। उत्तराखंड से निकलती है ये। इसके बाद यहाँ पे एक नदी और आके मिलती है, कौन सी? हिंडन नदी। ये भी उत्तराखंड से निकलकर इसमें मिल जाती है। अब देखिए, इसके दाएं साइड से कौन कौन सी नदी है? पहली नदी तो हो गई चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। दूसरा इसमें आकर जो मिलती है, ये सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से मिलेगी इसमें चंबल नदी। ठीक है। दूसरी इसमें जो आके मिलती है, वो मिलती है इसमें सिंध नदी। ठीक है। इसके अलावा इसमें मिलती है बेतवा, और फिर मिलती है इसमें केन नदी। बस इतना ही है, यमुना और उसकी सहायक नदियां, इतना ही आपको याद करना है। इसके आगे भी चंबल की भी कुछ सहायक नदियां हैं, लेकिन वो अभी इस क्लास में तो हम नहीं पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमें इसमें देखो, अब इसके आगे हम ब्रह्मपुत्र नदी और प्रायद्वीप नदियां, ये अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में।